बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हमारी डिस्कशन जो है वो है पावर बीजीटी पे। और पावर बीजीटी को डिस्कस करने के लिए जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी वो ये होगी कि हम बात करेंगे नॉर्मल ट्रांजिस्टर की, और नॉर्मल ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन और जो उसकी कंस्ट्रक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द पावर ट्रांजिस्टर। In this manner, we will basically highlight what are the main differences between these two transistors and how their application changes the whole situation. ठीक है? So normal transistor जो है it's a basically a three terminal device consisting of base, emitter and collector, and we use it as an amplifier. So we use it always as an for amplification purposes. तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी भी डिस्कशन देखते हैं ट्रांजिस्टर के हवाले से, तो वहाँ पर हम बेसिकली उसको यूज़ कर होते हैं एज एन एम्पलीफायर। सो हमारे पास जब भी हम उसको एज एन एम्पलीफायर यूज़ करते हैं तो हमारे पास तीन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एग्जिस्ट करती होती हैं: कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। आई विल कंसिडर ओनली द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो है हमारे पास एज एन इनपुट हम बेस टू एमिटर टर्मिनल्स को हम इनपुट कंसिडर करते हैं, और कलेक्टर टू एमिटर टर्मिनल्स को हम आउटपुट कंसिडर करते हैं। ठीक है? तो इन इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बेसिकली हम टू टाइप्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको ड्रॉ करते हैं। सो फॉर ड्राइंग दीज टू टाइप्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स वी नॉर्मली एम्प्लॉय दिस सर्किट विच इज़ बेसिकली द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपका इनपुट लूप है उसमें आपका बेसिकली एक आर बी है और एक आपके पास आई बी और वी बी है। ऑन द आउटपुट लूप जो आपके पास है, जो आउटपुट सर्किट आपने लिया है उसके अंदर आपके पास आर सी है, वी सी ई है और आई सी है। ठीक है? तो इन इन इनको जो ड्रॉ करने की स्ट्रैटेजी है वो ये होती है कि आपको, अगर आपने इनपुट करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है तो आपको एक आउटपुट वेरिएबल जो है, जो कि यहाँ पे हमारे पास वी सी ई है, इसको आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। कीपिंग दैट थिंग कांस्टेंट आप जो है इनपुट करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर ड्रॉइंग द आउटपुट करेक्टरिस्टिक आपको एक इनपुट वेरिएबल को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, जो हमें अब नज़र आ रहा है कि ये हमारा इनपुट वेरिएबल है जो बेस करंट है। और keeping the base current constant, we can draw the output characteristics of the common emitter configuration. ठीक है? तो कीपिंग दी आउटपुट आउटपुट वोल्टेज हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ की है। इट इज क्लियरली रिप्रेजेंट्स ए डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। डायोड की ये सारे आपने देखेंगे चूंकि पहले पढ़ी हुई, ये क्लियरली रिप्रेजेंट्स ए डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। वेयर एज अगर हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बड़ी डिफरेंट सी है। नॉर्मली जब हम नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर को बीजेटी को एम्प्लॉय करते हैं तो इसकी जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है इट कंसिस्ट ऑफ थ्री रीजन्स ऑफ ऑपरेशन: एक्टिव रीजन, कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन। वी नॉर्मली जब डिस्कस अबाउट द एम्पलीफायर, तो एज एन एम्पलीफायर हमेशा हम बीजेटी को ऑपरेट कराते हैं इन दिस एक्टिव रीजन। इन द एक्टिव रीजन वी क्लियरली सी दैट के these consist of straight lines एंड मीनिंग कि क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वोल्टेज जो है हमारी चाहे कितनी भी चेंज हो जाए, हमारा करंट along the characteristics constant रहेगा। So if we can basically for a moment look towards the circuit theory, circuit theory में हमारे पास जो basic components हैं resistors, inductors, capacitors, independent sources and dependent sources, we can basically study them using their VI characteristics। यहाँ पे जो मैंने दो जिनको डिस्कस किया है वो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को रिप्रेजेंट किया। सो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें और उसके हिसाब से उसकी वी आई क्राइटेरिया देखें तो हमें फ़ौरन समझ आती है कि कीपिंग इट विल कीप इट्स वोल्टेज कांस्टेंट नो मैटर हाउ मच द करंट चेंजेस। तो करंट चाहे कितना भी चेंज हो जाए उसकी वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। और वेयर एज जो करंट सोर्स की जो डेफिनेशन है बिल्कुल इसकी डुअलिटी में अगर हम देखें, इसका करंट कांस्टेंट रहेगा नो मैटर हाउ मच द आउटपुट वोल्टेज चेंजेस। तो दिस इज कॉल्ड द करंट सोर्स। अब अगर हम इधर आए अपनी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे, तो हमें नज़र आएगा कि आपके पास जो हमने एक वेरिएबल लिया इनपुट करंट, कीपिंग द इनपुट करंट कांस्टेंट हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो एक्टिव रीजन में ये जो स्ट्रेट लाइंस अपीयर कर रही हैं दे आर बिहेविंग एज ए करंट सोर्स, एंड क्लियरली दिस करंट सोर्स विल बी द डिपेंडेंट करंट सोर्स डिपेंडिंग अपॉन द बेस करंट। और अगर हम इसकी टाइप को लें तो ये करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स है जो कि हमारा ट्रांजिस्टर एज इम्प्लाई करता है। So we can clearly deduce from this discussion that when we employ a novel BJT transistor as an amplifier,
it is actually behaving as a current controlled current source or trying to replicate a current source. Thank you. चलिए अब जो है हम डिस्कशन करेंगे कि जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है उसको ऑपरेट डिफरेंट रीजन में ऑपरेशन में किस तरीके से कराया जा सकता है। यहाँ पर डिस्कशन करते हुए मैंने आपको बताया था कि जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है इट कुड बी डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स ऑफ ऑपरेशन: saturation, active region and cutoff. So in common emitter configuration, अगर हमने इन तीन रीजन्स को डिफाइन करें तो हम ऑब्वियसली वी विल डिस्कस व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द डिफरेंट जो हमारे पास जंक्शंस हैं, पीएन जंक्शन हैं, क्योंकि बेसिकली ट्रांजिस्टर को हम यहाँ पर देखें तो इसे बैक टू बैक पीएन जंक्शन, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अगर इसको रन करें, लेट्स सपोज एन पीएन ट्रांजिस्टर के तौर पे लें, तो एक तो हमारी फर्स्ट जो जंक्शन है जो बेस टू मीटर जंक्शन है इट इज़ ए पी एन जंक्शन है, यहाँ पे ये जंक्शन है आपके पास, और एक जो बेस टू कलेक्टर जंक्शन है वो ये पी एन जंक्शन है। सो इन डिफरेंट रीजन ऑफ ऑपरेशन में अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारी जो पहली पी एन जंक्शन है जैसे बेस मीटर जंक्शन उसकी क्या स्टेटस होगा और दूसरी पी एन जंक्शन है उसका क्या स्टेटस होगा। सो इफ़ यू आर ऑपरेटिंग इन सैचुरेशन रीजन तो हमारी जो बेस मीटर जंक्शन है दैट विल बी फॉरवर्ड बाइस और हमारी कलेक्टर बेस जंक्शन है दैट इज ऑल्सो फॉरवर्ड बाइस। So we will be operating here in the saturation region. Second, if we are basically operating in the cutoff, then the input जो हमारी पी एन जंक्शन है वो रिवर्स बाइस होगी और जो हमारी दूसरी जंक्शन है कनेक्टेड टू बेस दैट इज ऑल्सो रिवर्स बाइस। देन वी विल बी ऑपरेटिंग इन दी कट ऑफ। और लास्टली जो हमारे पास जो जिसमें हम एम्पलीफायर के तौर पे जब ऑपरेट करता है तो वो है बेसिकली कि हमारी इनपुट जो जंक्शन है वो होगी फॉरवर्ड बाइस और जो आउटपुट जंक्शन है कनेक्टेड टू बेस होगी रिवर्स बाइस। देन वी विल बी ऑपरेटिंग इन दी एक्टिव रीजन। क्लियर? ठीक है। So saturation, cutoff and active region. Now we are mainly consider how base current controls the operation of BJT. किस तरीके से by setting up some base current we will end up in one of the regions of operation. किस तरीके से हम जो है बेस करंट को सेटअप करते हैं कि हम जो है वो इन रीजन्स ऑफ ऑपरेशन में लाया करते हैं। क्लियरली अगर मैं यहाँ पे सर्किट के हवाले से देखूँ तो बेस करंट को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास ये रजिस्टर आर बी है। सो बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ आर बी आई कैन सेट सम वैल्यू ऑफ आई बी। ठीक है ना। तो ये अब इससे क्या होगा, लेट्स सपोज हम यहाँ पे आते हैं, दोबारा से यहाँ पे मैंने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ की है। इधर भी जो मैंने इम्प्लॉय किया है वो कंसेप्ट ऑफ लोड लाइन इम्प्लॉय किया है। तो मैंने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे एक लोड लाइन ड्रॉ कर दी है। एज ए रिजल्ट जहाँ जहाँ पे ये लोड लाइन इंटरसेक्ट करती है आपकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरसेक्ट करती है, यू गेट ए क्यू पॉइंट। ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ ये कट कर रही है, देखिए यहाँ पे कट कर रही है ये क्यू पॉइंट आ गया, इधर कट कर रही है ये क्यू पॉइंट आ गया, इधर कट कर रही है ये क्यू पॉइंट आ गया। क्लियरली वी कैन सी दैट कि यहाँ पे जो क्यू पॉइंट है ये वेरी नियर टू कट ऑफ है, यहाँ पे जो क्यू पॉइंट है दिस इज वेरी नियर टू सैचुरेशन रीजन, और यहाँ पे जो आपके पास क्यू पॉइंट है इट लाइज विद इन दी एक्टिव रीजन। अब ये क्यू पॉइंट किसी किसे डिसाइड हो रहा है, इट इज़ विद डिजाइन। और अगर हम यहाँ पे देखें तो रेलेवेंटली हमें कोई ना कोई वैल्यू बेस करंट की मिल रही है। यहाँ पे देखें तो एक बेस करंट की वैल्यू यहाँ पे और ये भी यहाँ पे। तो सिमिलरली जो आपके पास उधर आपके पास लोड लाइन है दैट सिमिलर बेस जो लोड लाइन जो है लेट्स सपोज मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो वो यहाँ पे भी ड्रॉ की जा सकती है ऑन द इनपुट रीजन। अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास इधर एक आपको एक पॉइंट मिल रहा होगा, सिमिलरली अगर यहाँ पे एक ड्रॉ की जाए तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल रहा होगा, और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एक ड्रॉ करें तो आपको पास एक यहाँ पे पॉइंट मिल रहा होगा। क्लियरली वी कैन सी दैट कि जिस तरीके से हम यहाँ पे ये लोड लाइन वेरी कर रहे हैं तो हमारा बेस करंट की वैल्यू देखें, इसके साथ एक आपके पास एक बेस करंट की वैल्यू आ रही होगी जैसे मैंने यहाँ पे आई बी वन ली हुई है, सिमिलरली एक यहाँ पे वैल्यू आ रही होगी जो मैंने आई बी थ्री ली हुई है, और सिमिलरली एक यहाँ पे वैल्यू आ रही है जो मैंने यहाँ पे आई बी फाइव ली हुई है। So this is how with the help of just selecting a particular value of base current हम अपनी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर अपना क्यू पॉइंट सिलेक्शन कर रहे होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बेस करंट जो है
यानी आरबी की वैल्यू चेंज करके, बाय कंट्रोलिंग द वैल्यू ऑफ आरबी की वैल्यू चेंज करके मैं इस लोड लाइन के स्लोप को चेंज कर सकता हूँ। सो क्लियरली अगर मैं यहाँ पे अगर अपनी आरबी की वैल्यू को इस तरीके से सेटअप करता हूँ कि मेरी ये लोड लाइन बने, तो इधर जो क्यू पॉइंट सेट होगा वो ये होगा, और इसके रिस्पेक्टिवली मुझे जो आउटपुट करेक्टर्स में क्यू पॉइंट मिलेगा वो कट ऑफ में मिलेगा। सो बाय सेलेक्टिंग वैल्यू ऑफ आरबी आई विल सेट अप द ट्रांजिस्टर इन द कट ऑफ रीजन। सिमिलरली अगर मैं अपनी लोड लाइन की वैल्यू चेंज कर लूँ तो ये क्यू पॉइंट जो है वो शिफ्ट कर जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। एंड लुकिंग एट दिस आई कुड सी दैट कि ये शिफ्ट करके आपके पास इधर एक्टिव रीजन में लाई कर गया आउटपुट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर जो है एक्टिव रीजन में लाई कर रहा होगा और बिहेविंग एज ए एम्पलीफायर होगा। इसी तरीके से अगर मैं लोड लाइन को मजीद वेरी करूँ और ये वाला पॉइंट सेट करूँ एज ए क्यू पॉइंट इन द इनपुट रेजिस्टेंस, आई विल गेट माय क्यू पॉइंट इन द आउटपुट रेजिस्टेंस एट समवेयर हियर वेरी नियर टू द सैचुरेशन रीजन। तो आपने देखा कि ओनली बाय बेसिकली in is with the help of this I can clearly highlight only setting up base current. I can select the region of operation in which transistor will be operating. Thank you. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Now we will basically we have explained the amplification ग्राफिकली। आपने देखा कि मैंने ग्राफ से आपको बताया कि किस तरीके से बीजेडी में जो डिफरेंट रीजन्स ऑफ ऑपरेशन हैं उनकी सिलेक्शन होती है यूजिंग दी लोड लाइन। आप लोड लाइन की वेरिएशन की वजह से दैट इज बेसिकली द वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ आर बी, आप डिफरेंट रीजन्स ऑफ ऑपरेशन में अपने ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करवा सकते हैं, लाइक इन कट ऑफ, लाइक इन सैचुरेशन और इन द एक्टिव रीजन। इसी की चीज़ को अब हम जो है वो बेसिकली सब मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स के साथ जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसमें जो हम जो बेसिक सर्किट यूज़ करेंगे वो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, और यही जो बेसिक सर्किट है हैविंग एन इनपुट लूप हियर एंड एन आउटपुट लूप हियर। इनपुट लूप में हमारे पास एक सोर्स है और रेजिस्टेंस है आर बी, और आउटपुट लूप में हमारे पास एक सोर्स है और रेजिस्टेंस आर सी। इस सर्किट को यूज़ करते हुए अब हम मैथमेटिकल रिलेशनशिप डिराइव करेंगे in order to further explain what basically really happens. अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जो है वो केसीएल के बारे में बात करेंगे। दैट इज़ द बेसिक केसीएल ऑन ए ट्रांजिस्टर। तो ये जो आपके पास यहाँ पर ट्रांजिस्टर नज़र आ रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि आप मैंने आई सी, आई बी और बेसिकली जो हमारे पास जो लास्ट करंट रह जाता है वो है आई ई। तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये यहाँ पे सिंपल जो है एक रिलेशनशिप है, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो दिस इज बेसिकली द मेन केसीएल। इसी तरीके से हमारे पास बीटा दैट इज द एम्पलीफिकेशन फैक्टर, वो डिफाइन है आई सी ओवर आई बी। सो इट्स बेसिकली सिंपली अ रेशियो बिटवीन द टू करंट्स। आई सी इज बेसिकली is given by this relationship बीटा आई बी प्लस आई सी ओ। here ये जो ICO का फैक्टर है that is basically the collector to emitter करंट है with मीटर ओपन, और ये बेसिकली ये वो करंट का पोर्शन है जो बेसिकली रिवर्स बाइस में कलेक्टर से बेसिकली बेस की तरफ जो है वो ट्रैवल करता है। तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। इट्स वेरी स्मॉल फैक्टर एंड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बहुत स्मॉल सा होता है। इसमें अगर हम देखें तो जो हमारे पास पहली इक्वेशन है उसमें हमने आई सी की वैल्यू रिप्लेस करें तो हमारे पास ये चीज़ हासिल हो जाती है, आई ई इज इक्वल टू आई बी इंटू वन प्लस बीटा प्लस आई सी ओ। और इसको फर्दर अगर मैनिपुलेट किया जाए तो वी कम अप विद वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप जो आगे हमें बेसिकली एक्सप्लेन करने में भी बहुत यूजफुल होगी। दैट इज द इमिटर करंट इज वेरी नियरली इक्वल टू द कलेक्टर करंट, और ये जो बेसिकली अल्फा है, ये द अल्फा वैल्यू जो होती है ये बहुत करीब होती है 1 के। तो बहरहाल वैसे तो ये अमूमन इससे लेस देन होती है,
लेकिन ये कि हम यहाँ पे इसके बहुत करीब या रख लेते हैं। तो आई अल्फा इज बेसिकली लेस देन और इक्वल टू 1। आइडियली तो 1 होनी चाहिए, लेकिन बेसिकली इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1। ओके, तो इसी तरीके से अब जो हमारे पास ये यानी बेसिक रिलेशनशिप्स हो गई जो ट्रांजिस्टर से हवाले से हो गई। इस सर्किट की जो हमने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी, अब हम इनकी जो 2 लूप्स हैं जो मैंने इधर देखिए हाइलाइट किए हुए हैं, ब्लू कलर में जो है मैंने इनको हाइलाइट किया। इन दोनों लूप्स के लिए हम केवीएल्स लिखेंगे। तो ये जो है हमारे बेसिकली इनपुट लूप के लिए है, ये वाला केवीएल जो है। और इट इज़ बेसिकली दी सम वोल्टेज राइजेस हैं इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वोल्टेज ड्रॉप्स में ये वोल्टेज ड्रॉप है और एक IBRB और ये करंट जो है यहाँ पे चल रहा है। फिर हमारे पास सेकंड लूप जो है वो आउटपुट लूप है, और उसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये VCC जो है वो हमारा वोल्टेज राइज है, और जो हमारे पास जो करंट जो है वो ICRC में ड्रॉप हो रहा है और VCE में ड्रॉप हो रहा है। वो भी मैंने यहाँ पे इसको फिगर आउट किया है। ओके, तो ये तो थोड़ी सी रीअरेंजमेंट की है, और बेसिकली लिखा है VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। ये हमारे पास इनपुट लूप से आ रहा है, आउटपुट लूप से आ रहा है, और इनपुट लूप में जो मैंने रीअरेंजमेंट्स किए उसमें हमारे पास बेस करंट आ रहा है IB, VBB माइनस VB ओवर RB। क्लियर? और इसी के साथ जो है ये बेसिकली जो बेसिक इक्वेशन है IC इज इक्वल टू बीटा IB, जिसमें हमने एम्पलीफिकेशन की बात करते हैं, करंट एम्पलीफिकेशन की, वो है। और इसको इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यूज़ को पुट इन करके हमने इसको रिप्लेस कर दिया है इस वैल्यू में। ठीक है? तो हमारे पास एक ये इक्वेशन थी A और ये इक्वेशन थी B। तो A और B को हमने वन इक्वेशन में रिप्लेस किया है और उसको हमने रीराइट कर दिया है इस तरीके से। ओके, तो ये थोड़ा सा ये इसका मकसद सिर्फ ये था कि इनपुट और आउटपुट की जो लूप्स हैं उनको आपस में रिलेट कर दिया जाए। तो ये दूसरे यहाँ से रिलेशनशिप बन गई है। और अगर तो आप यहाँ पे क्लियरली देखें तो ये जो RB है, जो मैंने बेसिकली पहले भी बताया था कि हम जो सारा कंट्रोल है वो हमारा RB की वेरिएशन की वजह से है। वो जो है अब अगर आप देखें तो वो ये जो आउटपुट की जो लूप की इक्वेशन है उसके अंदर आ गया। तो RB की वैल्यू चेंज करने की वजह से क्या होगा, लेट अस सी व्हाट बेसिकली हैपेंस विद दिस थिंग। आउटपुट लूप को मैंने भी एक और फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट डिफाइन किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। VCE इज इक्वल टू VCB प्लस VBE। तो हम यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी हमें यहाँ पे नज़र आएगी कि ये VCE है, ठीक है। और VCE के साथ जो है हमने यहाँ पे जो है बेसिकली VCB डिफाइन की है। तो ये आपके पास जो है ये VCE जो है इट इज़ इक्वल टू VBE प्लस VCB। तो हमें सबको पता है कि जो आपकी VCB है, ये VCB जो है ये बेसिकली रिप्रेजेंट्स दी रिवर्स बाइस। अगर आप बेसिकली एक्टिव रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं, इफ़ यू आर इन द एक्टिव रीजन, तो ये VCB जो होगी है दैट विल बी शोइंग रिप्रेजेंटिंग दी रिवर्स बाइस। ठीक है? तो इसीलिए ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है इफ़। और यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो एक्टिव रीजन में ऑपरेट करेंगे और ये अगर पॉजिटिव होगी तो फिर देन इट इज़ बेसिकली एक्टिव रीजन, एंड इफ इट हैज़ ए पॉजिटिव वैल्यू देन यू आर इन द एक्टिव रीजन। सो इफ़ यू हैज इफ इसका मतलब ये है कि ये इम्प्लाई करता है कि अगर ये एक्टिव रीजन में है तो VCE शुड बी ग्रेटर देन VBE, दैट मीन्स कि ये रिवर्स बायस है। हाउएवर इफ फॉर सम रीजन VCB reduces to 0 then VBE is basically equal to VC। तो अगर किसी भी वजह से VCB 0 हो जाए, यानी ये फैक्टर आपका 0 हो जाए, तो आपकी जो VBE है दैट इज इक्वल टू VCE, और दिस रिप्रेजेंट्स कॉल्ड द सैचुरेशन रीजन। ठीक है? अब ये होती किस तरीके से है, तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि इन रियलिटी व्हाट हैपेंस कि आपके पास जो आपने जो है टू स्टार्ट विद, आप अगर ऑपरेटिंग इन द एक्टिव रीजन है वर्किंग एज एन एम्पलीफायर, तो अगर आप RB की वैल्यू जो है वेरी करते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे RB की वैल्यू को अगर हम वेरी कर दें फॉर सम रीज़न, यानी अगर मैं यहाँ पे RB की वैल्यू जो है कम कर, so let's suppose if I reduces the value of RB, तो it increases the value of IB। ठीक है? और अगर IB की वैल्यू बढ़ जाएगी तो आई वुड से कि IC की वैल्यू भी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है? IC की वैल्यू भी बढ़ गई। अगर IC की वैल्यू बढ़ जाएगी तो आपका जो ये वाला ड्रॉप है इट ऑल्सो इंक्रीजेस।
सो अगर ये वाला ड्रॉप इंक्रीज करेगा, सो एज ए रिजल्ट ऑफ इट आपकी VCE जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। सो नाउ यू कैन बेसिकली अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। यानी सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने RB की वैल्यू दैट इज द नंबर 1 आपने कम की, और इसके नतीजे में आपकी IB की वैल्यू बढ़ गई, और इसके नतीजे में आपके पास IC की वैल्यू इंक्रीज हो गई, दैट इज द थर्ड स्टेप। और IC की वैल्यू के बढ़ने से दिस इज द फोर्थ स्टेप, आपका ये ड्रॉप इंक्रीज हुआ, और एट लास्ट आपका जो ये ड्रॉप इंक्रीज हुआ तो आपकी VCE की वैल्यू रिड्यूस हो गई। सो इफ दिस थिंग कंटिन्यूज कि अगर आप RB की वैल्यू कम करते रहें तो VCE वैल्यू कम होते 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 बेसिकली क्या हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू VBE। और बेसिकली VBE क्या है, VBE जो है अगर हम यहाँ पे देखें तो VBE जो है वो इस जंक्शन के ऊपर जो कोई फॉरवर्ड बाइस जंक्शन है इसके ऊपर ड्रॉप है। तो ये नॉर्मली 0.5 टू 0.7 के अराउंड वोल्टेज होती है जो VBE के ऊपर ड्रॉप हो रही होती है। तो आपके पास जब ये वैल्यू VCE की रिड्यूस होते होते VBE के इक्वल हो जाएगी, द ट्रांजिस्टर विल बेसिकली बी अबाउट टू एंटर द सैचुरेशन रीजन। ठीक है ना। तो ये इसे मैथमेटिकली इसे प्रूवन, जो मैंने यहाँ पे पहले आपको ग्राफिकली दिखाया था वो मैंने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। ये देखें, अगर आपके पास अगर RB की वैल्यू जो है वो रिड्यूस होती है, ये सब रिलेशन हैं, ये तीन रिलेशन ही इंपॉर्टेंट हैं इसमें। तो आपकी RB की रिलेशन की वजह RB कम होने की वजह से IB बढ़ेगा, और IB के बढ़ने से IC इंक्रीज होगा, और IC के बढ़ने से आपका ये ICRC ड्रॉप इंक्रीज होगा, एंड दिस विल इवेंचुअली रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ VCE। और if this process continues, the VCE becomes equal to VBE, and at that point आपका मतलब क्या होगा कि ये saturation में enter हो जाएगा। इनफैक्ट आपके पास इसका जो implication है कि आपकी VCE यानी VCB जो है इज बिल्कुल ग्रुप फॉरवर्ड बाइस, ये आपकी फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर आपको देखें जो मैंने यहाँ पे आपको शुरू में कैरेक्टरिस्टिक रीजन्स बताए थे, अगर दोनों जंक्शंस फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगे तो यू विल बी इन द सैचुरेशन रीजन। So these equation, with the help of these equation, you can basically clearly highlight कि किस तरीके से एक ट्रांजिस्टर जो है फ्रॉम एक्टिव रीजन टू सैचुरेशन रीजन मूव इन कर जाएगा। तो ये एक छोटा सा बेसिकली एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप था। इसको अगर हम चाहें तो हम इसको ग्राफिकली भी हम एक बना सकते हैं, और इसको जो ग्राफिकली ये बनता है इसको हम we will call it the transfer characteristics for the transistor। और ट्रांसफर characteristics में हमारे पास एक आउटपुट वेरिएबल होता है, एंड देन वी हैव वन इनपुट वेरिएबल VBE। ठीक है। तो ट्रांसफर characteristics में आप एक इनपुट वेरिएबल और एक आउटपुट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो शो करते हैं। और अगर यहाँ पे मैं इसको बनाना चाहूँ तो इट वुड बी बेसिकली मेड इन दिस वे। ये मैंने इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप ड्रॉ की है, एंड आई वुड लाइक टू डिवाइड इट इनटू सर्टेन रीजन्स, ताकि जो है आई वुड बी एबल टू हाईलाइट कि ये बेसिकली आपके पास जो है क्या रिलेशनशिप बनेगी। ठीक है। तो आप ये देखें कि आपकी जो VBE और VCE जब इक्वल हो जाएगी, तो वेरी वेरी मच क्लोज टू ईच अदर, तो देन यू विल बी बेसिकली एंटरिंग द सैचुरेशन रीजन। और जब आपकी VC जो VBE और बेसिकली जो है ये जो है ये देर एट हाई में, तो फिर आप जो है कट ऑफ में जो है जाएंगे। इन द मीन ये जो बीच में जो आपके पास रीजन है दैट इज कॉल्ड द एक्टिव रीजन। दिस इज द एक्टिव रीजन। ठीक है। व्हेन VCC इज वेरी हाई, आपके पास जो है VCE हाई होगी, तो ऑब्वियसली यू आर इन द कट ऑफ, दैट्स यू कट ऑफ। आपकी VCE की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो आप कट ऑफ होगी, और अगर आपकी VCE की वैल्यू रिड्यूस होते होते VBE के करीब चली जाती है, देन यू आर इन द सैचुरेशन रीजन। सो दिस बेसिकली इन अदर वे कि जिससे आप इस ग्राफ इन तमाम रिलेशनशिप्स को इन्हें ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करेंगे कि क्वालिटेटिवली
Yeah, with the discussion we will try to explain the transistor as an amplifier. ये मैंने बेसिकली फिगर बनाई है जिसमें मैंने डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट की हैं रिगार्डिंग दी ट्रांजिस्टर. As you can see कि on the left side I have basically talk about the doping. The doping जो different regions की हुई भी होगी और इसी तरीके से जो width होगी different regions की वो उसके बारे में मैंने बताया है. Similarly जो carrier concentration है within the device उसको भी मैंने highlight किया. So if the transistor is operating as an amplifier, we have basically two junctions. Base emitter junction, this will be forward bias, and the collector base junction, that will be the reverse bias. मैंने यहाँ पे जो डिफरेंट करंट्स चलेंगे उनको भी हाईलाइट किया है. ऑब्वियसली अगर ये जो जंक्शन है ये फॉरवर्ड बाइस है तो जो आपके पास यहाँ पे जो मेजॉरिटी कैरियर्स चल रहे होंगे और क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्रॉम एन साइड टू पी साइड आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे फ्रॉम पी साइड टू एन साइड आपके पास होल्स आएंगे. ऑन द कलेक्टर बेस्ड जंक्शन आपके पास रिवर्स बाइस है और रिवर्स बाइस में आपके जो पी टाइप के अंदर मिनॉरिटी कैरियर्स होंगे ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल बी पास ऑन टू द कलेक्टर साइड. और जो आपके पास कलेक्टर बेस्ड जंक्शन में एन साइड पे जो मिनॉरिटी कैरियर्स होंगे वो बेसिकली होल्स होंगे दे विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स दी बेस. तो ये आपके पास ये होल्स होंगे जो आपके पास बेस पे आ रहे होंगे. अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी चीज़ें कंसिडर करनी है कि बिकॉज वी वांट एम्प्लीफिकेशन. तो एम्प्लीफिकेशन किस तरीके से हो सकती है या क्या मेथड है जिसकी वजह से आपको पास एम्प्लीफिकेशन आ जाएगी. और इसमें बहुत सारी अहम चीज़ें हैं. अगर हम देखें तो बेसिकली आप हमारे पास दो बड़ी बुनियादी इक्वेशंस जो हैं बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी. दिस हाईलाइट्स बेसिकली के जो बीटा जो है दैट इज द एम्प्लीफिकेशन रेशो. उसमें अगर हम देखें तो आई सी जो है इसकी आई बी के साथ रिलेशनशिप है. तो जितना बड़ा आपके पास कलेक्टर करंट होगा उतना ही आपके पास जो है ये बीटा का फैक्टर बड़ा हो सकता है. इसी तरीके से अगर आप आई बी को स्मॉल करते चले जाएं तो भी बीटा आपके पास बड़ा हो जाएगा. एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप जो है जो हमने डिस्कवर की थी वो ये थी कि आई इज इक्वल टू अल्फा आई सी. सो इफ द अल्फा इज वेरी नियरली इक्वल टू 1 तो आपका आई सी जो होगा वो वेरी मच इक्वल टू द इमिटर करंट होगा. इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इनका मतलब क्या है तो इसका मतलब ये है कि एक बड़ी अहम जो कंसिडरेशन निकलती है कि आपको आई बी जो आपका आई बी है उसको किसी भी तरीके से रिड्यूस करना है. ठीक है ना. अगर आप चाहते हैं कि एम्प्लीफिकेशन हो सो फॉर एम्प्लीफिकेशन द बेस करंट शुड बी मिनिमम. ठीक है. अब बेस करंट आता है किस वजह से. ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे देखें तो बेस करंट इस वजह से आएगा कि यहाँ से ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्रॉस करेंगे जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होने के में और बेस में एंटर हो जाएंगे. और बेस में जब वो एंटर होंगे तो सिंस देयर आर होल्स अवेलेबल देयर तो दे विल रिकम्बाइन एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इट आपका जो बेस करंट है वो इंक्रीज करना शुरू कर देगा. सो हमें ये देखना है कि यार किस तरीके से अगर हम इस बेस करंट को रिड्यूस कर सकते हैं. तो पहली चीज़ तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वी नीड टू कीप द डोपिंग ऑफ दिस रीजन वेरी लो. यहाँ पे देखिए बेसिकली रीजन जो है उसकी डोपिंग को बहुत लो रखा गया है. इसकी लो रखने की वजह ये है कि यहाँ पे मिनिमम कैरियर हो ताकि देयर विल बी मिनिमम रिकम्बिनेशन. कैरियर कम होंगे यानी यहाँ पे होल्स कम होंगे तो यहाँ पे रिकम्बिनेशन के चांसेस भी जो हैं वो वेरी मच मिनिमम होंगे, बहुत कम होंगे. ठीक है. और अगर ये यहाँ पे हमारे पास जो है रिकम्बिनेशन कम होते हैं तो फिर क्या होगा. ऑब्वियसली अगली जो हमारे पास जंक्शन बनी हुई है और चूंकि इसकी हमने डोपिंग कम रखी होगी और ये रिवर्स बाइस है तो ज़्यादातर डिप्लीशन रीजन जो है वो बेस के अंदर बन रहा होगा क्योंकि कलेक्टर की जो हमारे पास डोपिंग है वो भी मीडियम अराउंड समथिंग होगी. तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस लार्ज डिप्लीशन रीजन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स इस डिप्लीशन रीजन में एंटर होंगे they will be swept under the reverse bias towards the collector region. तो हमारी मैक्सिमम ये कोशिश होनी चाहिए कि जितना भी करंट यहाँ पे जनरेट हो जहाँ से जनरेट होकर इधर एंटर हो रहा है ये सारा का सारा जो है हमारे पास रिवर्स बाइस के बाद कलेक्टर रीजन में चला जाए और जितनी भी रिकम्बिनेशन होनी है वो सिर्फ कलेक्टर रीजन में.
क्योंकि देखिए कलेक्टर को हम बहुत ह्यूज बनाते हैं, इसकी वजह ये होती है कि जब भी रिकॉम्बिनेशन होगी तो रिकॉम्बिनेशन के नतीजे में ऑब्वियसली क्या होगा कि रिकॉम्बिनेशन के नतीजे में जो है थर्मल जनरेशन होगी, थर्मल जनरेशन। तो थर्मल जनरेशन जो होगी इसके नतीजे में ऑब्वियसली जो आपके पास हीट जनरेट होगी ये आपको डिसिपेट करनी पड़ेगी। तो आपको जो इसकी रीजन की विड्थ है या एरिया है वो लार्ज रखना पड़ेगा, ताकि सारी की सारी जो आपके पास रिकॉम्बिनेशन के नतीजे में हीट डेवलप हो रही है वो आप जो है बेसिकली डिसिपेट कर दें, डिवाइस से दूर कर दें। ठीक है, तो ये जो है ये रिकॉम्बिनेशन जो है वो इधर फिर सारी कर करनी पड़ेगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि आपकी जो है बेस की विड्थ भी स्मॉल होनी चाहिए, बेस की विड्थ भी बहुत स्मॉल होनी चाहिए, ताकि आपके पास जो चांसेस है रिकॉम्बिनेशन के वो और फर्दर मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, जब इसकी विड्थ मिनिमाइज हो जाएगी तो ज़्यादातर रीजन में आपके पास डिप्लीशन रीजन होगा, और एज ए रिजल्ट ऑफ इट जो जितने भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे वो सारे के सारे स्वीप होके आपके कलेक्टर रीजन में चले जाएंगे, और एज ए रिजल्ट आपका जो बेस करंट है वो मिनिमम हो जाएगा। और अगर बेस करंट मिनिमाइज्ड हो जाएगा तो आपका बीटा जो है वो बहुत हाई हो जाएगा, एंड दिस विल बेसिकली इंश्योर कि आपकी जो है एम्पलीफिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये बेसिकली रीजन है। तो आपको क्या करना है, बेस को जो है लो डोपिंग करनी है, वेरी लो डोपिंग करें, और बेस को वेरी स्मॉल बनाएं। सो लो डोपिंग एंड वेरी स्मॉल। और इसकी इन्हीं इस बेसिक जो वजह से जो आपके पास आती है, तो आपके जो स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर है, स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर have beta in the range of 200 to 250। ऐसे ह्यूज रेंज, यानी कि आपके पास जो है जो आपके स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर्स हैं हैव बीटा इन द रेंज ऑफ 200 टू 250। और उसकी वजह क्या है, ये मैंने कंसिडरेशन उसकी वही वजह है। तो आप यहाँ से देखेंगे क्लियरली हमारे पास ये जो रीजन्स हैं इस जगह पर मैंने दिखाए, यहाँ पे आपके पास जो क्रैक एरियाज हैं उनकी कोई भी कंसंट्रेशन नहीं, इसकी वजह ये कि डिप्लीशन रीजन्स होंगे। और इसके बाद देखेंगे हमारे पास जो है जितनी भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे बेस में विद वेरी मिनिमम यहाँ पर कोई रिकॉम्बिनेशन हुए, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कैरी हो जाएंगे जो है कलेक्टर रीजन में। अक्सर हम जब एम्पलीफिकेशन की बात भी करते हैं तो यहाँ पे हमें एम्पलीफिकेशन का भी नज़र आएगा, क्योंकि अगर हम एक ट्रांजिस्टर जो है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर जो वर्ड है इसमें देखें तो ये बेसिकली है ट्रांसफ़र रेजिस्टेंस। ठीक है, ट्रांसफ़र रेजिस्टेंस इसका बेसिकली यानी जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए बेस इमिटर जंक्शन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिनिमम होगी करंट के फ्लो को, और यहाँ पे ये जो कलेक्टर बेस जंक्शन है ये रिवर्स बाइस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी। However, both the junctions will have approximately equal current. So as a result, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपकी जो वोल्टेज डेवलप होगी इस जो कम होगी, और इस रीजन पे इस करंट के फ्लो से जो वोल्टेज डेवलप होगी वो ज़्यादा होगी, एंड इवेंचुअली वी विल हैव ए गेन। तो ये जो ये आप और गेन और यही बेसिकली ये एम्पलीफिकेशन है जो हम चाहते हैं। इस इन तमाम कंसिडरेशंस को बेसिकली बुनियाद बनाते हुए आप जो है जो है वो जो एम्पलीफिकेशन हासिल कर सकते हैं। तो मेनली आपके पास क्या होना चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट है आपकी वो क्या हो सकती है, ठीक है, और वो क्या है कि जी रिक्वायरमेंट्स जो हैं फॉर ए एम्पलीफायर क्या है जी, आपका जो है हेवी डोपिंग ऑफ इमिटर, ठीक है, हेवी डोपिंग ऑफ इमिटर। और उसकी वजह ये है कि जब आपका इमिटर करंट ज़्यादा होगा तो आपका कलेक्टर करंट ज़्यादा होगा, ये भी फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा। सेकेंड, लो minority लॉन्ग minority कैरियर लाइफ टाइम। तो यहाँ पे जो आपने मिनॉरिटी कैरियर्स, दीज आर दी मिनॉरिटी कैरियर्स, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो थी ये तो मेजॉरिटी थी, जबकि एंट्रॉन के बेस में थी मिनॉरिटी। ये लॉन्ग होने का नतीजा ये है कि यहाँ पे इनका कोई डिकम्बिनेशन नहीं हो रहा होगा, दे विल इवेंचुअली एंड अप हियर। So this will basically translate into this factor that is called the long minority carrier lifetime. So there will be no recombination in the base, and so obviously base जो है वो आपकी जो है, और इसके अलावा short base thickness,
अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, तो ये आपने दो काम किए, ना सिर्फ डोपिंग कम की है बल्कि जो बेस की थिकनेस है वो भी कम कर दी है। तो इसके नतीजे में जो है आपके पास जो है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन हो जाएंगे टूवर्ड्स कलेक्टर एंड देयर विल बी नो रिकॉम्बिनेशन इन द बेस। So this defines basically the amplification on a qualitative basis, आप देख सकते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है बेसिकली विल डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पावर ट्रांजिस्टर। और कंस्ट्रक्शन पावर ट्रांजिस्टर अगर हम देखें तो जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है वो आपको नज़र आ रहा होगा। दिस इज़ बेसिकली अ वर्टिकल स्ट्रक्चर नॉर्मली एम्प्लॉयड इन पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और इसको वर्टिकल स्ट्रक्चर को बेसिकली एम्प्लॉय करने की बुनियादी वजह भी जो है वो बेसिकली देयर आर टू फंडामेंटल बेनिफिट्स जो है हमारे पास होते हैं कि एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मैक्सिमाइज हो जाता है, सेकंड आपके पास मिनिमाइजेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। ये बहुत ही जो हैं पावर डिवाइसेस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एज़ फार एज यू नो कि पावर डिवाइसेस जो हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट्स कंडक्ट करती हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट्स जो हैं वो कंडक्ट करती हैं। तो इन कंडक्ट करने के लिए ऑब्वियसली आपको मैक्सिमाइज आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया और मिनिमाइजेशन ऑफ थर्मल दोनों चीज़ चाहिए होती हैं ताकि आप जो है हीट डिसिपेशन तेज़ी से हो सके। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि करंट जो है whenever you consider current, तो करंट जो है बेसिकली इट बेसिकली रिलेट्स टू मूवमेंट ऑफ कैरियर्स। ठीक है, और कैरियर्स की मूवमेंट जो है इट विल कॉन्स्टिट्यूट दी काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली विल इंक्रीज दी temperature of the device. So as a result, if you want to basically carry more current, then you have to basically employ these techniques like क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे देखें तो इस डिवाइस का पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है और बड़ी डिवाइसेस जो हैं वो इवन पूरे पूरे जो है आपका वेफर जो है वो इम्प्लॉय हुआ हुआ होता है। और सिमिलरली आपको जो है जो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को करने की वजह से सेकंड जो आपको फ़ायदा होता है कि जो थर्मल रेजिस्टेंस है दैट इज़ बेसिकली द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द डिवाइस टू द इन्वायरमेंट जो है वो जो है जो बेसिकली उसके दरमियान जो थर्मल रेजिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट होती है वो मिनिमाइज हो जाती है। तो ये दो बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हम लोग वर्टिकल स्ट्रक्चर जो है वो एम्प्लॉय करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें डिवाइस को, अगर हम देखें तो डिवाइस कंसिस्ट ऑफ बेसिकली मल्टीपल लेयर्स। और मल्टीपल लेयर्स जो हैं अगर हम उसको देखें तो हमारे पास 4 लेयर्स हैं जिसमें डिवाइस डिवाइडेड है। 3 तो जो नॉर्मल है, बेस, इमिटर और कलेक्टर, प्लस एक इसके अंदर जो है वो कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन है जो एग्जिस्ट करता है। अभी हमने जब मैंने लास्ट टाइम जो है पावर डायोड की भी बात की थी, सिमिलरली मैं पावर ट्रांजिस्टर की भी बात करूँगा। तो पावर ट्रांजिस्टर में अगर हम देखें तो जो हमारा जो बेस है, जो बेसिकली जो कलेक्टर है, ये सबसे बेसिकली थिकनेस के लिहाज से ये सबसे बड़ा रीजन होता है। यहाँ पे मैंने ड्राइंग में मैंने इसको काफ़ी छोटा बनाया हुआ है लेकिन इन रियलिटी ये बहुत बड़ा रीजन होता है। और वो मैंने इसकी वजह भी बताई थी कि ऑल द रिकम्बिनेशन हैपन्स इन ऑल द रिकम्बिनेशंस हैपन इन कम्बिनेशंस जो होते हैं दे हैपन इन दे आर इन कलेक्टर। सो जितनी भी हीट डिसिपेशन होनी है वो बेसिकली सारी की सारी आपके कलेक्टर से होनी होती है। तो उसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा होती है और नॉर्मली इसको हम सबस्ट्रेट, जो आपका सबस्ट्रेट जो पी डोप्ड होता है उससे हम बनाते हैं। और इधर जो है हमारी जो डोपिंग है वो तकरीबन 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अब हम आते हैं जो ऊपर की, इसके ऊपर भी ये जो इसके ऊपर सारी ग्रोथ होती है ये दिस इज़ डन एपिटेक्सियली, एपिटेक्सियली डन की जाती है। और इसमें ऑब्वियसली डिफरेंट डोपिंग रीजन्स बनाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो इसके अंदर बनाया जाता है वो कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन है। और इसकी जो डोपिंग होती है वो सबसे मिनिमम होती है 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये बेसिकली यही जो डोपिंग, ये कलेक्टर का जो ड्रिफ्ट रीजन है, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू ब्रेक डाउन वोल्टेज पैरामीटर, यानी जो ब्रेक डाउन वोल्टेज कैपेबिलिटी है उसके साथ भी यही रिलेटेड होता है। तो अगर आप ब्रेक डाउन वोल्टेज कैपेबिलिटी ज़्यादा चाहते हैं तो फिर आपको इसकी विड्थ ज़्यादा रखनी पड़ती है। और इन्हीं के लिए भी सी दैट यहाँ पे जो इसकी विड्थ है वो 50 to 200 माइक्रोमीटर हो सकती है।
तो जितनी ज़्यादा आप ब्रेक डाउन वोल्टेज रखेंगे इसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी मिनिमम रखेंगे उतनी मिनिमम होगी। ये जो दोनों एरियाज़ हैं ये काफ़ी स्लिम होते हैं, यानी एक जो है आपका इमिटर का रीजन और ये बेस, और ये दोनों जो हैं ये डिफ्यूज्ड होते हैं। सो यूजिंग डिफ्यूजन आप बेसिकली सर्टन डोपिंग जो है वो इन रीजन्स में करते हैं। इधर अगर आप देखें, सबसे जो आपकी जो ये बेस है, बेस के अंदर आपके पास 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब की डोपिंग की जाती है। वेयर एस एमीटर जो है उसमें ये बहुत छोटा सा रीजन होता है, अराउंड 10 माइक्रोमीटर। अगर आप डिवाइस को ओवरऑल देखें तो इस 10 माइक्रोमीटर इस बहुत ही छोटा सा एक रीजन बनता है, लेस देन 100 टाइम्स होता है छोटा आपके बाकी डिवाइस से। तो यहाँ पे जो है आपकी डोपिंग काफ़ी हाई होती है, 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, बिकॉज इट हैज़ टू सप्लाई ऑल द कैरियर्स। तो सारे कैरियर्स बेसिकली ओरिजिनेट आपके एमिटर से करते हैं, एंड देन दे बेसिकली गो ऑन इन, और जैसे सारे जो है एमिटर से एमिट होते हैं उसी तरह कलेक्टर में सारे के सारे रिकम्बाइन करते हैं। तो ये इन दो बेसिकली रीजन्स का जो है वो मेनली जो है वो इम्पोर्टेंट जो है रोल है। अच्छा, तो ये बेसिकली दोनों डिफ्यूज होते हैं टू गेट दी सर्टेन टाइप ऑफ जो है कैपेबिलिटीज। तो ये ओवरऑल है। अब यहाँ पे अगर हम देखें जो बेस की विड्थ है, it is much more than that we basically normally employ in a small signal transistor, and one of these reasons कि अगर आप देखें, और इसकी वजह ये है कि obviously जब आप यहाँ पर जो बनती है आपके पास कलेक्टर टू बेस जो आपकी ये जो आपकी जंक्शन है, दिस इज द मेन जंक्शन, कलेक्टर टू बेस जंक्शन। और ये बेसिकली आपकी पास जो है ये जब ब्लॉकिंग करते हैं तो ये रिवर्स बाइस्ड होती है। तो जब हम यहाँ रिवर्स बाइस करेंगे तो ऑब्वियसली जो डिप्लीशन रीजन है वो ज़्यादा इधर भी बनता है, इधर आपके पास ज़्यादा तो बेसिकली इसके अंदर डिप्लीशन रीजन बनता है, लेकिन सब कुछ ना कुछ सेक्शन जो है वो जो है आपकी बेस में भी बनता है। तो ये जो हमने पहले बात की थी ब्रेकडाउन वोल्टेज कैपेबिलिटी, ये बेस की विड्थ के ऊपर भी आप डिपेंड करती है। और इसके साथ साथ अगर आप इसकी विड्थ ज़्यादा रखेंगे, प्रॉब्लम क्या होता है, देयर इज ए कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ क्या है जी, अगर बेस की विड्थ ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली आपकी जो एम्पलीफिकेशन कैपेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, एम्पलीफिकेशन कैपेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, कैपेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, यानी आप अगर देखें कि आपके पास जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है और जो बेस कैपेबिलिटी है, दे आर कन्फ्लिक्टिंग, ये आपकी कन्फ्लिक्टिंग हो जाती है, ठीक है। या तो आप एम्पलीफिकेशन कैपेबिलिटी रिड्यूस कर दें, या आप जो है वोल्टेज कैपेबिलिटी ब्रेकडाउन वोल्टेज कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ा दें, तो ये कन्फ्लिक्ट हो जाता है। अगर आप वोल्टेज कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे तो बेस की विड्थ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, थिकनेस, और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस थिंग आपकी जो रिकॉम्बिनेशंस हो रही होंगी बेस के अंदर वो ज़्यादा हो रही होंगी, और एज ए रिजल्ट आपका बेस करंट जो है वो बढ़ जाएगा। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, बड़ी सिंपल सी ये रिलेशनशिप है, beta is equal to IC over IB. So if this goes up, तो beta will basically become down. तो जो हमारे पास जो पावर ट्रांजिस्टर्स होते हैं इसके जो बीटाज होते हैं, दे आर इन द रेंज ऑफ 5 to 25, दैट इज मैक्सिमम जो हमें इसमें पावर ट्रांजिस्टर्स में मिलते हैं। अदरवाइज ये 5 to 10 ही कैपेबिलिटी होती है, और आपको बहुत लो वैल्यूज़ ऑफ बीटा जो हैं वो बेसिकली अवेलेबल होते हैं। और दिस इज़ द मेन रीज़न कि जो आपकी जो बेस थिकनेस है वो यहाँ पे, और तो आपको पता लग गया कि कब कन्फ्लिक्टिंग है कि या तो आप एम्पलीफिकेशन कैपेबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं या ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज तो ऑब्वियसली करना पड़ता है कि आपकी डिवाइस से विल बी बिहेविंग एज ए स्विच, and when it will behave as a switch, so it will basically be operating in cutoff or saturation. तो अगर आप को ब्लॉक करना है तो फिर आपको यहाँ पे दोनों इस जंक्शन पे भी और इस जंक्शन पे भी आपको रिवर्स बाइस लगानी पड़ेगी। तो व्हेन बोथ ऑफ द जंक्शंस आर हैविंग रिवर्स बाइस, तो ऑब्वियसली जो उनके डिप्लीशन रीजन्स होंगे दे विल बेसिकली टेक अप मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द बेस रीजन। तो इसलिए आपको ये थोड़ी सी थिक रखनी पड़ेगी फॉर द ब्रेकडाउन वोल्टेज कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट। So this is all about the construction of base. Thank you. We'll basically meet again. Thank you. Okay, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पावर बीजीटी। और जैसे हमने देखा कि पावर बीजीटी हैज़ ए डिफरेंट
कंस्ट्रक्शन देन दी नॉर्मल बीजीटी। और इसी डिफरेंट कंस्ट्रक्शन की वजह से हम देख रहे हैं कि जो हमारी स्टेडी स्टेट करेक्टरिस्टिक्स है पावर बीजीटी की, वो भी डिफरेंट है देन दी नॉर्मल वन। डिफरेंट रीजन्स को अगर हम देखें, पहले तो बात ये कि स्टेडी स्टेट करेक्टरिस्टिक जो है इट्स बेसिकली बिटवीन द कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज एंड द कलेक्टर करंट। और it gives us the idea how the device may behave in the steady state। और सिंपल रिलेशनशिप है बिटवीन दी वोल्टेज एंड करंट। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे ये मैंने पहले भी बताया था, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की भी मैंने समझाई थी आपको। इसके तीन रीजन्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं जो फिजिकली जो है यूज़ किए जाते हैं ट्रांसफर में। सबसे पहले यहाँ पे जो अपर रीजन है वो कट ऑफ है, और ये जो रीजन यहाँ पे मार्क्ड है, दिस इज बेसिकली दी एक्टिव रीजन एंड दिस रीजन इज कॉल्ड द सैचुरेशन रीजन। लेकिन हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमने इस रीजन को, सैचुरेशन रीजन को फर्दर डिवाइड किया है या क्लासीफाई किया है दो चीज़ों में, हार्ड सैचुरेशन एंड क्वाजी सैचुरेशन। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन डिफरेंस इज बेसिकली द क्वाजी सैचुरेशन रीजन। यानी क्वाजी सैचुरेशन रीजन क्या होगा, तो इस पे बहरहाल हम इस पर नेक्स्ट पार्ट टाइम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो बाकी जो इसके में वेरिएबल हैं उनकी बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बेसिकली ये प्राइमरी ब्रेक डाउन है, दैट इज द कन्वेंशनल एवरेज ब्रेक डाउन। प्राइमरी ब्रेक डाउन जो होता है या एवरेज ब्रेक डाउन है, बेसिकली दिस इज ड्यू टू द इम्पैक्ट आयनाइजेशन एंड एज ए इम्पैक्ट आयनाइजेशन, एज ए रिजल्ट ऑफ इम्पैक्ट आयनाइजेशन देयर विल बी कैरियर मल्टीप्लिकेशन। और जब कैरियर मल्टीप्लिकेशन होगी तो एट द एंड तो करंट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एंड ड्यू टू large amount of current there will be a large amount of heat dissipation that will ultimately result in the destruction of the device। ठीक है, ये तो पहले भी हमने डिस्कस किया था, एवरेज ब्रेकडाउन जो है वो क्लियर है। सेकेंडली जो इधर आप देखें तो यहाँ पे हमने कुछ थोड़ी सी वोल्टेजेस दिखाई हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेजेस, बेसिकली दे आर ब्रेकडाउन वोल्टेजेस। तो पहली जो है ये बीवी सस्टेनेबल है, दैट इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज सस्टेनेबल। इट इज बेसिकली मैक्सिमम जो आप इलेक्ट्रिक मोटर वोल्टेज जो आप सस्टेन कर सकते हैं विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कलेक्टर सर्किट। तो यानी अगर कलेक्टर करंट चल रहा है और उसके साथ कितनी वोल्टेज आप सस्टेन कर सकते हैं। तो अगर आप ये देखें तो ये बेसिकली लाइन ड्रॉ कर देती है। दिस लाइन बेसिकली लिमिट्स कि इससे आगे जो है आप ऑपरेट नहीं कर सकते, डिवाइस आपकी चलेगी। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे मैंने कुछ और भी जो हैं दो दिखाई है। कि बी वी सी ई ओ है, दैट इज कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज विद बेस ओपन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी इस लिहाज से कि दिस बेसिकली रिप्रेजेंट द कट ऑफ व्हेन योर डिवाइस विल बी इन द कट ऑफ मोड, वो इसी से रिप्रेजेंट हो रही होगी। तो जब आप कट ऑफ करते हैं तो ऑब्वियसली जो स्विच है वो ब्लॉकिंग कर रहा होता है, वो सारा का सारा करंट रोक रहा होता है, इट इज टर्न्ड ऑफ, जो स्टेट ऑफ द स्विच होती है। तो ये वो मैक्सिमम वोल्टेज है दैट कैन बी स्टॉप्ड व्हेन देयर इज नो करंट इन द बेस सर्किट। और ये अगर हम देखें तो ये जो बी वी सी यू है, इट इज़ स्लाइटली मोर देन दिस थिंग, यानी जो हमारे पास ब्रेक डाउन वोल्टेज सस्टेनेबल थी, इससे थोड़ी सी ये ज़्यादा होती है। यानी वी कैन राइट बी वी सी ई ओ इज ग्रेटर देन बी वी सस्टेनेबल। तो इसे सर्टेनली ये से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और ये बेसिकली वो कट ऑफ वोल्टेज है जो बेसिकली नॉर्मल ट्रांसफर जो है वो ब्लॉक करता है। तो ये दो स्पेसिफिक चीज़ें हो गई। एंड यू कैन क्लियरली सी के यहाँ पे आपके पास मिनिमम करंट होगा और वोल्टेज जो है आपकी मैक्सिमम होगी। इससे आगे आप नहीं जा सकते, इससे बेसिकली इवेंचुअली बी दी डिस्ट्रक्शन ऑफ द डिवाइस, यानी जो बेसिकली एवरेज ब्रेकडाउन के नतीजे में होती है। अब हम आते हैं जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज द सेकेंड ब्रेकडाउन। दिस ऑल्सो बेसिकली रिफ्लेक्ट दी ओवरऑल पावर जो है वो जो कंज्यूम जो हो रही थी, अगर वो इट गोज बियॉन्ड ए लेवल, जो डिवाइस जो है वो उसको डिसिपेट नहीं कर सके, तो वो सेकंड ब्रेकडाउन में आती है। इसके पीछे क्या रीज़न है? पहली बात तो ये कि प्राइमरी ब्रेकडाउन और सेकेंडरी ब्रेकडाउन में डिफरेंस क्या है। तो फ्रॉम ग्राफिकली अगर हम देखें तो प्राइमरी ब्रेकडाउन के वक्त जो है आपकी वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, योर वोल्टेज मीन्स कांस्टेंट वेयर एज द करंट चेंजेस। ठीक है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी ब्रेकडाउन में देखें तो ऑब्वियसली कोई इसके पीछे कोई रीज़न और है, यानी हमारे जहन में आता है। क्योंकि अगर देखें यहाँ पे वोल्टेज गिर रही है और करंट इंक्रीज कर रही है, सो देयर इज बेसिकली सर्टेनली डिफरेंट रीजन देन दिस वन। सेकेंड ब्रेकडाउन के पीछे जो बेसिक जो रीज़न है उसको हम एक प्रोसेस से नाम लेते हैं, जिसको बेसिकली वी कॉल इट थर्मल रन अवे।
अब ये थर्मल, व्हाट इज थर्मल रन अवे? सो जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो मेरे पास ये जो बीजेटी प्रोसेसर है, इसे माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस, माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस, ठीक है। और मिनॉरिटी कैरियर डिवाइसेस जो होती हैं ना, दे हैव बेसिकली नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। और ड्यू टू ये जो है नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अब इसका बेसिकली क्या इम्प्लीकेशन है? इम्प्लीकेशन ये है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करता है, तो इसकी रेजिस्टेंस कम होती चली जाएगी, एंड एज ए रिजल्ट द करंट विल इंक्रीज विद इन इट। तो अब ये प्रोसेस जो है ना, ये बड़ा ऑब्वियसली इट स्टार्ट टू बिहेव लाइक ए पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। अब ये पॉजिटिव फीडबैक किस तरीके से होगा? ये कि जब व्हेन द डिवाइस विल एंटर इनटू दिस रीजन, तो जो थर्मल रनअवे है, तो पहले क्या होगा कि आपका ऑब्वियसली टेम्परेचर, करंट बढ़ेगा, यानी ऑब्वियसली करंट इंक्रीज करेगा। करंट की इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा? डिवाइस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब डिवाइस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि डिवाइस की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी इसकी वजह से। सो दैट व्हेन द डिवाइस रेजिस्टेंस कम्स डाउन, तो फिर क्या, करंट अगेन बढ़ जाएगा, करंट अगेन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर फिर बढ़ जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक चल पड़ता है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इट आपकी डिवाइस जो है वो अल्टीमेटली फेल हो जाती है, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है। और इसमें अमूमन होता भी ये है कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट या टेम्परेचर, ये भी प्राइमरी रीज़न है जिसकी वजह से डिवाइस अल्टीमेटली फेल कर जाती है। तो होता ये है कि जो आपकी जो टेम्परेचर होता है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एंड एज ए रिजल्ट कुछ जगहों पे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज कर जाएगा, और कुछ जगहों पे जो है वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा राइज नहीं करता। तो एज ए रिजल्ट आपकी डिवाइस जो है वो अल्टीमेटली फेल हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी, ठीक है। जहाँ तक बात है इसकी कॉजी सिचुएशन की, तो वो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट इसमें जो है मैं आपको क्लियरफाई करूँगी व्हाट विल हैपन विद द कॉजी सिचुएशन। थैंक यू। ओके, अच्छा, तो सो नाउ वी विल बेसिकली टॉक अबाउट द कॉजी सिचुएशन, एंड एज आई हैव प्रीवियसली मेंशन during the discussion on the steady state characteristics के mainly एक जो basically आपके पास region that basically remains to be defined is the quasi saturation, which is different from the normal transistor। और normal transistor में ये region नहीं exist करता होता है, इसी steady state condition में करता है। और इसका the primary reason जिसकी वजह से ये आपके पास exist करता है is basically this collector drift region, collector ड्रिफ्ट रीजन, ठीक है। इसकी वजह से जो है आपके पास ये रीजन जो है ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स में लाया करता है, कलेक्टेड ड्रिफ्ट रीजन की वजह से। अच्छा, अब ये हमारे पास बेसिकली स्टेटस है कि जब हमारा जो ट्रांजिस्टर है इनिशियली जो है वो बेसिकली इन दी एक्टिव रीजन है। सो अगर इट इज़ इन दी एक्टिव रीजन, तो हमारे पास दिस प्लेस इज जो आपके पास फर्स्ट अभी जंक्शन है इमीटर और बेस की तरह, दिस विल बी फॉरवर्ड वाइज। और आपके पास जो सेकंड जंक्शन है बिटवीन द बेस एंड द कलेक्टर इज बेसिकली द रिवर्स वाइज, ठीक है। तो दिस इज इन द एक्टिव रीजन। इफ मोस्ट ऑफ द होता ही है कि जो रीजन है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक रीजन में बना हुआ है, कुछ जो है वो बेस के अंदर बना हुआ है। इसी तरीके से आपके पास थोड़ा सा डिप्रेशन रीजन जो है वो इस साइड पे है और थोड़ा सा उस साइड पे। तो बेसिकली मेनली आपके पास इसको स्टोर चार्ज या एक्सेस चार्ज जो है वो एग्जिस्ट करता नहीं होता है, तकरीबन थोड़ा सा एग्जिस्ट करता होता है, ठीक है। तो हमने बेसिकली इधर जो हमने बात करनी है इसमें ये करनी है कि एक्टिव रीजन से आपका ट्रांजिस्टर किस तरीके से सेचुरेशन रीजन में जाता है, एंड इन बिटवीन इट विल बेसिकली इनकाउंटर दिस क्वाजी सेचुरेशन फिनोमेनन। तो फ्रॉम द बेस आप जो है यू स्टार्ट एंटरिंग एक्सेस चार्ज कैरियर। तो ऑब्वियसली विद द टाइम इनिशियली आपके पास कोई एक्सेस चार्ज कैरियर डेंसिटी नहीं होती ट्रांजिस्टर के अंदर, ठीक है। तो जब आप बेस करंट इंक्रीज करते हैं, तो एज ए रिजल्ट जो बेसिकली मेथड यही है कि यू आर कंट्रोलिंग ऑल द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ बेस करंट। तो जब आप बेस करंट इंक्रीज करते हैं, तो ऑब्वियसली होल्स विल स्टार्ट टू एंटर। यहाँ पे आपके होल्स की क्वांटिटी
सॉरी यहाँ पे आप जो है बेस करंट इंक्रीज करते हैं, तो बेसिकली आप जो है इधर से बेस मीटर जंक्शन से आप इलेक्ट्रॉन्स पुश इन करना शुरू कर देते हैं इसके अंदर। एज दीज मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो कि पी रीजन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इनकी जो है आहिस्ता आहिस्ता जो आपके पास कंसंट्रेशन है, इट विल स्टार्ट टू अपेयर मोर एंड मोर। और इसकी नतीजे में क्या होता है, ऑब्वियसली द करंट, कलेक्टर करंट विल राइज, और कलेक्टर करंट के साथ साथ जो है जो आपके पास ड्रॉप एग्जिस्ट करता है ऑन दिस रीजन, वो भी कर रहा होता है, क्योंकि इस वक्त इनिशियली ये रीजन जो है इसके अंदर कोई एक्सेस चार्ज कैरी डेंसिटी नहीं है। सो एज ए रिजल्ट इसकी जो रेजिस्टेंस है इट विल बी वेरी हाई, ठीक है ना। तो ये आपने बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स एंटर करना शुरू किए इधर से बेस मीटर जंक्शन से, और उसके नतीजे में क्या होगा, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स की जो है कैरियर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। So in order to keep the charge neutrality principle, तो आपको इधर ऑब्वियसली इक्वल अमाउंट में होल्स भी चाहिए। तो ऑब्वियसली उनको सपोर्ट करने के लिए जो है आपकी बेस की तरफ से होल्स भी एंटर किए जाते हैं, एज ए रिजल्ट यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी पोर इन कर रहे होते हैं और होल्स भी पोर इन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है आपके पास हो रहा होता है। सो इन द नेक्स्ट आपके पास जो है नेक्स्ट जो है आपने बेसिकली जब ये आपकी जो है होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों इसमें पुश इन हो रहे होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो आपने यहाँ तक बनाया हुआ था, ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सिट करके यहाँ पे जो है इधर पोर इन करना शुरू हो जाता है आपके कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन के अंदर। सो नाउ बेसिकली दी कैरियर डेंसिटी इन दी आपकी जो कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन में जो आपके पास चार्ज कैरियर डेंसिटी है वो भी इंक्रीज करना शुरू हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता, और आप देखेंगे कि जो आपकी बेस की विड्थ है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी, बेस की विड्थ बढ़ना शुरू हो जाएगी, और ये एक्सेस कैरियर डेंसिटी की वजह से, एंड एज ए रिजल्ट जो इनिशियली आपके पास ड्रॉप इस रीजन में हो रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली, और सिमिलरली जो है आप जो है अगर इसको इंक्रीज करते जाएं, तो एट अ टाइम विल कम जब ये कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन में पूरे में आपके पास एक्सेस चार्ज कैरियर डेंसिटी एग्जिस्ट कर जाएगी, और इसके नतीजे में यानी आप देखें आप बेसिकली इधर से मूव इन करते करते इस पॉइंट पे आ गए, यू अबाउट टू एंटर द क्वाजी सैचुरेशन रीजन, एंड दिस हैपेंस एट दिस पॉइंट। जब आपके एक्स्ट्रा गेन डेंसिटी बढ़ते 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 जो है वो आपके पास जो है यहाँ तक पहुँच जाती है एट द एंड ऑफ द कलेक्टेड ड्रिफ्ट रीजन। अब ये जो है ना आपका पूरा रीजन जो है ये शॉर्ट हो गया, और इसकी शॉर्टनेस की वजह से अगर आप देखें इस तरफ, अगर आप देखें इस यहाँ पे इनिशियली जो है आपकी जो रेजिस्टेंस थी वो ज़्यादा थी, बट आफ्टरवर्ड्स आपकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स जो है आपकी रेजिस्टेंस कम होती चली जाती है, और आप इधर जो है क्वाजी सैचुरेशन रीजन में पहुंच जाते हैं, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद भी ये ऑब्वियसली चार्ज बंद नहीं होता, आप चार्ज देते रहते हैं, और यू फर्दर एंटर इनटू दी हार्ड सैचुरेशन रीजन। ये आपका हार्ड सैचुरेशन रीजन है जो कि यहाँ पे हाईलाइटेड है इस पॉइंट। तो यू बेसिकली एंटर इनटू द हार्ड सैचुरेशन रीजन, ये फर्दर एक्सेस चार्ज कैरियर्स हैं जो आप इसके अंदर जो है एंटर कर देते हैं। तो ये ऑब्वियसली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद इन दी आपके ट्रांजिस्टर, और दिस डिफाइंस की जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में एक रीजन था क्वाजी सैचुरेशन रीजन, वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता होता है। लेट मी बेसिकली रिवाइज इट। इनिशियली आपके पास आप एक्टिव रीजन के अंदर लाई कर रहे होते हैं, ये यू आर इन द एक्टिव रीजन, और एक्टिव रीजन जब आप लाई कर रहे होते हैं तो बेसिकली ये वाली जो जंक्शन है ये आपकी फॉरवर्ड वाइस है और ये रिवर्स वाइस है, देयर इज नो एक्सेस कैरियर डेंसिटी इन दिस। फिर आप क्या करते हैं कि आप यू पुश इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इन करते हैं, और पुश इलेक्ट्रॉन्स इन करते हैं आप इधर बेस इमिटर जंक्शन से, और उसके साथ साथ आपके पास होल्स भी पुश होंगे, ठीक है। होल्स भी आपको पुश करने पड़ेंगे, तो आपको एक्सेस कैरियर डेंसिटी जो है आपकी बेस में इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इनिशियली इसके अंदर कोई एक्सेस कैरियर डेंसिटी नहीं होती, लेकिन फिर इसकी बेस के अंदर एग्जिस्ट करना शुरू हो जाती है। आपके होल्स और इलेक्ट्रॉन्स पुश इन होते रहते हैं, एंड अल्टीमेटली आपकी जो बेस है जो बेसिकली ऑब्वियसली यहाँ तक थी वो फर्दर इनहेंस होके यहाँ तक इंक्रीज कर जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन है ये शॉर्ट होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इनिशियली अगर आप देखें तो आपके पास वोल्टेज भी हाई है, करंट लो होता है बिकॉज रेजिस्टेंस इज हाई, ठीक है।
आपके पास करंट कम है जो और आपकी रेजिस्टेंस है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से ये कम हो रहा है, तो आप ये देखें कि आप यूँ बेसिकली मूव करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप कम होता जा रहा है और करंट इंक्रीज करता जा रहा है। यानी ये जो आप देखें यहाँ पे, अगर आप देखें, अगर आप इस पॉइंट पे बात करेंगे तो करंट बढ़ गया है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप जो है वो रिड्यूस हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो करंट बढ़ गया, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप रिड्यूस हो गया। तो इस तरह ऑब्वियसली जैसे जैसे करंट इंक्रीज कर रहा है, आपके पास जो इधर कलेक्टेड ड्रिफ्ट रीजन के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता शॉर्टन होता चला जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास क्वासी सेचुरेशन और सेचुरेशन जो है, हार्ड सेचुरेशन सेट इन कर जाती है। एंड इन हार्ड सेचुरेशन आप क्लियरली देख सकते हैं कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रॉप, यहाँ पे बेसिकली बहुत थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा होता है और आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट में करंट जो है फ्लो कर रहा होता है। सो दिस इज बेसिकली हैपेंस व्हेन यू हैव एंटर्ड द हार्ड saturation region. ठीक है, तो this explains all the different areas or regions in the steady state characteristics of the power BGD. Thank you. Okay, today we're going to talk about the switching characteristics, और switching characteristics में हम पहले डिस्कस करेंगे टर्न ऑन ट्रांजिएंट्स के बारे में, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द टर्न ऑफ ट्रांजिएंट्स। सबसे इम्पोर्टेंट जो है बेसिकली स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करने के लिए आपको स्विच को किसी सर्किट में लगाना पड़ेगा। तो वो सर्किट क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है? इट्स वेरी सिंपल सर्किट। एज यू कैन सी कि हमने यहाँ पे बेसिकली एक सिंपल एक लोड लगाया है, जो कि बेसिकली नॉर्मली इंडक्टिव लोड होता है, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कंसिडर करते हैं। इसके पैरेलल में एक आइडियल डायोड लगा हुआ है। इट वर्क्स लाइक ए फ्री व्हीलिंग डायोड। वी विल डिस्कस इन फ्यूचर कि फ्री व्हीलिंग डायोड्स क्या होते हैं। वी टेक कंसिडर इट एज ए आइडियल डायोड। इन इलेक्ट्रॉनिक्स आपने क्लैंपिंग डायोड के बारे में पढ़ा होगा, जो डायोड क्लैंप्स के तौर पे करता था। तो ये दिस डायोड सिमिलरली बिहेव एज ए फॉर क्लैंपिंग पर्पसेस। अच्छा, सेकंड जो है आपके पास जो है डायोड के पीछे जो है आपके पास ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के पीछे एक बेस ड्राइव है। सो बेस ड्राइव बड़े इंपॉर्टेंट सर्किट्स हैं टू ड्राइव दी पावर। ट्रांजिस्टर्स आपके पास स्पेशलाइज्ड सर्किट्स होते हैं for not only for power BGTs but as well as for power MOSFETs and IGBTs as well। तो वो आपके पास होते हैं। अच्छा, अब आप आते हैं बेसिकली कि टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, वो हम जो पहले हमने क्वाजी सेचुरेशन में जो टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें भी हमने इससे रिलेटेड जो है कुछ बातचीत की थी, और अभी हम उसी चीज़ को जो है दोबारा डिस्कस करेंगे विद टाइमिंग कंसिडरेशन एज वेल के बेसिकली प्रोसेस होता है किस तरीके से। यहाँ पे तो मैंने आपको सिंपली ये बताया था कि कैसे आप अपने ट्रांजिस्टर को जो है टर्न ऑन करते हैं फ्रॉम कट ऑफ टू एक्टिव एंड एक्टिव टू क्वाजी सेचुरेशन एंड देन दी सेचुरेशन, हार्ड सेचुरेशन। और इसके अलावा मैंने आपको जो है बेसिकली ये सारी जो क्वाजी सेचुरेशन रीजन है स्पेसिफिकली, जो कि इस डिवाइस में बड़ा पेक्यूलरली अलग से एक रीजन एग्जिस्ट करता है, तो वो किस तरीके से ऑपरेट करता है, क्या होता है, वो उसके बारे में डिस्कशन की थी। आज की डिस्कशन जो है वो बेसिकली टर्न ऑन स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जो हमारे पास जो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो नॉर्मली आपके पास वोल्टेज और करंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम ड्रॉ हुए हुए होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपके पास जो है पहला जो है दिस इज द बेस करंट, आपके पास बेस करंट है। सेकंड जो आपके पास है इधर जो नज़र आ रहा है ये बेस टू इमीटर वोल्टेज है। ठीक है, बेस टू इमीटर वोल्टेज है आपके पास। ठीक है, और ये भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास ड्रॉ हुई हुई है यहाँ पे। देन वी यू हैव बेसिकली द कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट है, और ये भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो ड्रॉ हुआ हुआ है। एंड लास्ट ऑफ ऑल जो आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज है। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं जिनको विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिखाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और जो आपके पास टाइम जोन्स हैं उसको बेसिकली टाइम्स को हमने 4 बेसिकली टाइम इंटरवल्स में डिवाइड किया है। वन जो है वो टर्न ऑन डिले है, देन दी करंट राइज टाइम है,
देन दी वोल्टेज फॉल टाइम 1 है, और फिर देन दी वोल्टेज फॉल टाइम 2 है। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास जो है किया हुआ है। इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यानी गिवन यानी हम इनिशियल कंडीशंस पे ले सकते हैं, वो ये है कि आपकी जो ट्रांजिस्टर है टू स्टार्ट विद इट्स इन दी कट ऑफ। ट्रांजिस्टर जो है इनिशियली आपका कट ऑफ में है, और जो आपके पास जो लास्टली अचीव हो रहा है वो बेसिकली ये हार्ड सेचुरेशन में ट्रांजिस्टर चला जाता है। तो अगर आप देखें तो ये जो प्रीवियस जो पिक्चर थी उसमें भी इसी तरीके से था कि यू स्टार्ट विद कट ऑफ देन मूव इनटू द एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन से आप क्वाजी सेचुरेशन एंड देन द हार्ड सेचुरेशन रीजन में जाते हैं। तो ये डिस्कस हुआ था। अब इसी चीज़ को जो है हम एक बेसिकली एक स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में भी यही चीज़ डिस्कस होगी, यही इसी की बात होगी सारी। सो वी स्टार्ट विद ट्रांजिस्टर हैविंग इन द कट ऑफ रीजन। कट ऑफ में होता है आपके पास तो आप इनिशियली जो है आप देखेंगे कि बेस करंट आपका इंक्रीज कर रहा होगा, राइज देयर विल बी अ राइज इन द बेस करंट एंड एज वेल एज देयर इज गोइंग टू बी चेंज इन द बेस टू इमिटर वोल्टेज। अब ये टर्न ऑन डिले टाइम में बेसिकली हो क्या रहा है, तो जिस वक्त आपका जो है ट्रांजिस्टर जो है वो जो है वो इस टाइम के अंदर जो है जब आप कि आप बेस करंट दिए जा रहे हैं, बेस टू मीटर वोल्टेज भी जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन देयर इज नो चेंज इन द कलेक्टर करंट एंड द कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज। एंड द रीजन बिहाइंड व्हाई बेसिकली अगर आपकी जो है ये आपकी बेस टू इमिटर जो आपकी जंक्शन है इट इज़ रिवर्स बाइस, और इस रिवर्स बाइस के ऊपर होने के साथ साथ यहाँ पे एक स्टोर्ड चार्ज है, आयोनिक चार्ज जो है वो बेसिकली यहाँ पे स्टोर हुआ, डिप्लीशन रीजन क्रिएट हुआ। तो ये जो हम बेस करंट दे रहे हैं तो इसकी वजह से वो जो स्टोर्ड चार्ज है वो रिमूव होता जा रहा है, और आप देखेंगे जैसे जैसे वो चार्ज रिमूव होता जाएगा वैसे वैसे आपकी बेस टू मीटर वोल्टेज फ्रॉम नेगेटिव साइड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। ठीक है, एंड जब ये यहाँ पे पहुँचती है एट दिस इंस्टेंट ये फिर ये फॉरवर्ड बाइस हो जाती है, और फॉरवर्ड बाइस होते साथ ये है कि ये आपका ट्रांजिस्टर जो है यहाँ पे एक्टिव रीजन में चला जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज जो है वो तो ऑब्वियसली अभी भी रिवर्स बाइस है, यानी जो इनिशियल स्टेटस है, यानी अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि जी इधर में देखो तो ये आप देखें तो कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज जो है वो एक हाई वोल्टेज एग्जिस्ट करता है, और ये बेसिकली ये भी सिग्निफाई कर रहा है कि इस वक्त ये जो है ये कट ऑफ में है। कट ऑफ में आपकी वोल्टेज कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज बहुत हाई होगी, ठीक है, और कलेक्टर करंट जीरो होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर आप देखें तो ये देखें बिल्कुल कट ऑफ है, तो आप देखें कि ये जो है राइज कर गया वोल्टेज हाई है, तो अभी भी आपके पास जो है जो दूसरी जंक्शन है वो इस वक्त रिवर्स बाइस्ड है। ओके, सो एट विद दिस थिंग अब जब ये यहाँ पे आप फॉरवर्ड बाइस में आ जाएंगे तो फिर एग्जैक्टली ये सिचुएशन जो है ना तकरीबन यहाँ पे इधर जो आपके पास थी कि आप एक्टिव रीजन आपने इसे ऑन किया। सो जब आपने ऑन किया तो ऑब्वियसली यहाँ से जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इसमें एंटर होना शुरू हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स के एंटर होते साथ ही जो है आपके पास एक्सेस चार्ज कैरियर डेंसिटी जो है वो बेस के अंदर ग्रो करने लगी। सिमिलरली आप ये देखें कि अभी भी अब एक्टिव रीजन में चला गया आपका, ठीक है, और बेस टू मीटर वोल्टेज इधर है, और इसके साथ जो है एक्टिव रीजन में एंटर हुआ। एक्टिव रीजन एंटर होने का निशानी क्या है कि देखिए आप कलेक्टर करंट जो है वो राइज करना शुरू हो गया। ठीक है, तो आप ये देखें कि ये जो है ना आपका ये सारा एक्टिव रीजन जो है वो वर्क कर रहा है, और ये इस दौरान जो है कलेक्टर करंट आपका आहिस्ता आहिस्ता राइज कर रहा है। ठीक है, अब आप देखें ना फॉरवर्ड टू जो आपकी बेस टू मीटर वोल्टेज है इट इज़ पॉजिटिव और वो फॉरवर्ड वाइज है, जबकि इस वक्त जो है आपके पास जो कलेक्टर टू बेस जंक्शन है वो रिवर्स बाइस है, और द ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटिंग इन द एक्टिव रीजन, और ये इस वक्त जो है ये प्रोसेस हो रहा है। सिमिलरली दिस प्रोसेस इज अकरिंग कि जी आपकी जो बेस है उसके अंदर स्टोर चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है। इवेंचुअली एट द एंड ऑफ दिस राइज टाइम, आप जब ये करंट राइज टाइम एंड होगा जिस वक्त आपका ये जो है कलेक्टर करंट जो है वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा एंड देन इट बिकम स्टेबल। एट दिस टाइम ये जो टाइम है जिसपे ये जो शो हो रहा है इस टाइम पे जो है आप यू विल एंटर द क्वाजी सेचुरेशन रीजन। क्वाजी सेचुरेशन रीजन, और ये जो चार्ज है आपका फर्दर इट विल स्टार्ट टू एंटर इनटू द कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन। ये यहाँ पे कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन में आना शुरू हो जाएगा, और वो चार्ज इस तरीके से आ रहे हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं और आपके पास होल्स भी आ रहे हैं, इधर से होल्स भी सप्लाई कर रहे हैं। स्पेस चार्ज न्यूट्रलिटी के लिए आप होल्स भी सप्लाई कर रहे हैं।
तो अब आप देखेंगे कि वोल्टेज जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और क्वासी सैचुरेशन रीजन में होता भी नहीं था, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जाएं तो ये देखेंगे वोल्टेज जो है कम हो रही है, वेयर इज द करंट इज जो है आपका ज़्यादा है, करंट जो कलेक्टर करंट है वो आपका हाई है, लेकिन अभी वोल्टेज कम हो रही है। दिस इज बेसिकली दी क्वासी सेचुरेशन रीजन। ये जो अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पे क्वासी सेचुरेशन रीजन एग्जिस्ट करता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी वोल्टेज कम हो गई है, लेकिन आपका करंट जो है वो अभी भी ज़्यादा है। तो ये बेसिकली आपका क्वासी सेचुरेशन रीजन जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है जी, क्वासी सेचुरेशन रीजन हो गया। अब आपकी जो है ना वोल्टेज कम होती चली जाएगी। सो इवेंचुअली ये वोल्टेज कम होती जाएगी, और इसकी वोल्टेज कम होने की वजह क्या है कि आपके पास जो आपका कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन था वो आहिस्ता आहिस्ता शॉर्टेड होता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसके जो क्रॉस ड्रॉप हो रहा था, इनिशियली आपके पास एक लार्ज वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, ठीक है ना, लेकिन अब जो है ये जो वोल्टेज ड्रॉप है, क्योंकि ये जो आप एक्सेस चार्ज कैरियर डेंसिटी इसके अंदर एंटर किए जा रहे हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो चार्ज है ये इसकी इसकी वजह से ये शॉर्ट होता जा रहा है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इट जो ड्रॉप इसके क्रॉस होता था वो कम होता चला जाएगा। तो ये आप देखेंगे ये ड्रॉप जो है वो शार्पली ड्रॉप हो रहा है, एंड एट दिस पॉइंट आपका जो सिस्टम है वो फिर हार्ड सेचुरेशन रीजन में स्टार्ट हो जाता है, हार्ड सेचुरेशन रीजन में एंटर हो जाता है। ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ पे जो है आपका ये हार्ड सेचुरेशन रीजन में एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देखें तो ये ट्रांजिस्टर का जो पूरा टर्न ऑन जो है वो ये जो आपने बेसिकली प्रीवियसली इस फिगर में देखा था, वो अब इस नई फिगर में जो है ये पूरा का पूरा जो है विथ टाइम जो है वो डिफाइन हो गया। तो दिस इज बेसिकली टर्न ऑन ट्रांजिएंट। ये जो आपका ये सारा जो प्रोसेस हुआ है दिस इज कॉल्ड द टर्न ऑन ट्रांजिएंट। और आप ये देखें कि आपके पास जो ट्रांजिस्टर है वो टर्न ऑन हो गया। ये बेसिकली जो है ये पूरी सिचुएशन बन गई है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग रिलेटेड टॉपिक, एंड इट रिलेट्स टू आवर प्रीवियस डिस्कशंस। सो आई होप सो अगर आप प्रीवियसली जो लेक्चर्स दिए थे उसको भी अगर आप साथ साथ देख लें, so you will find it easy to understand. Thank you. Okay. Acha, today now we basically move on to the next topic, that is basically turn off characteristics or turn off transients जो है, this is basically the reverse of turn on transients. टर्न ऑन ट्रांजिएंट्स में अगर हम देखें तो बेसिकली हेयर आपने देखा कि आपके पास जो डिफरेंट रीजन है, इमिटर, बेस, कलेक्टर ड्रिफ्ट और कलेक्टर रीजन जो है, इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता एक्सेस चार्ज कैरियर डेंसिटी ग्रो करती है विद टाइम, और वो हमने बेसिकली लेटली डिस्कस भी किया था सारा। इसका जो रिवर्स प्रोसेस है, इसके अंदर ये चार्ज कैरियर डेंसिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होकर ख़त्म हो जाती है, ये दैट इज़ कॉल्ड द टर्न ऑफ ट्रांजिएंट, ठीक है। और सिंपली स्पीकिंग अगर मैंने इफ़ आई हैव टू टर्न इट ऑफ, तो मैं जो यहाँ से जो बेस करंट सप्लाई कर रहा हूँ, ये जो मैं बेस करंट सप्लाई कर रहा था, अगर मैं इसको सिर्फ ऑफ कर दूँ, सप्लाई बंद कर दूँ, तो ऑटोमेटिकली इस रीजन के अंदर जितना भी एक्सेस चार्ज कैरियर है या ऑटोमेटिकली रिकम्बाइन करके एंड हो जाएगा, और इवेंचुअली मेरा ट्रांजिस्टर है जो वो टर्न ऑफ हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली दैट वुड टेक वेरी लॉन्ग टाइम, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप इतने लॉन्ग टाइम के लिए ये काम कर सकें। सो व्हाट यू डू बेसिकली, यू डू टेक दिस स्ट्रैटेजी, और वो ये करते हैं कि आप बेस करंट को नेगेटिव कर देते हैं, और बेस करंट आप नेगेटिव कर देंगे, एंड एज ए रिजल्ट, और ये यहाँ पे आप नेगेटिव करके इसको नेगेटिव रहने देते हैं और यहाँ पे इसे चलाते रहते हैं। विद इन दिस टाइम, ये जो स्टोर चार्ज टाइम है, बेसिकली आपके पास ये जो है, ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जो आपको पास ओवर चार्ज, ओवर एंड अबव चार्ज किया हुआ था हार्ड सिचुएशन में जो आपने डाला था, ये रिमूव हो रहा होता है। एंड इवेंचुअली अगर मैं देखूँ तो ये जो रेड लाइन है, और अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो ये जो मेरे पास ये रेड कलर में जो चार्ज है, दिस इज गेटिंग रिमूव्ड, यू आर विद इन दी हार्ड सेचुरेशन रीजन, और ये जो सारा एक्स्ट्रा चार्ज है, जो स्टोर्ड चार्ज है, ये सारा का सारा आपका रिमूव हो रहा होता है। एंड ड्यू टू दिस थिंग, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी वजह से देखें तो मैंने बेस करंट तो मैंने नेगेटिव कर दिया है, लेकिन मेरे पास कोई और वेरिएबल, बेस टू मीटर वोल्टेज, कलेक्टर करंट और कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज, नो चेंज इज अपेयर्स इन इट, सिर्फ अभी वो चार्ज रिमूव हो रहा है। एंड एट द एंड ऑफ दिस टाइम इंटरवल, जिसको हम स्टोर्ड चार्ज टाइम का जो इंटरवल है, जब ये रिमूव हो जाता है, सो व्हाट हैपन, आहिस्ता आहिस्ता आपकी कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज स्टार्ट टू राइज। नाउ व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग कि आपके पास जो ये स्टोर्ड चार्ज था, ये जो यहाँ पे थे, अब वो रिमूव हो गया,
एंड दिस स्टार्ट्स टू मूव इनटू द क्वाजी सेचुरेशन रीजन, यानी कि ये आहिस्ता आहिस्ता वापस पीछे आना शुरू हो जाएगा। ये जो आपका यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ये जो ब्लू कलर में जो चार्ज है, ये आहिस्ता आहिस्ता ये रिमूव होना शुरू हो जाएगा। एंड ड्यू टू द इट्स रिमूवल आपके पास कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता राइज करना शुरू कर देगी। ठीक है ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, यानी कि दिस टोटली बिल्कुल ऑपोजिट है। ये पहला चार्ज रिमूव हो गया और आहिस्ता आहिस्ता ये चार्ज जो है, ये जो उसके बाद चार्ज है, ये अब आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक करना शुरू कर रहा है। विद टाइम जो है ये श्रिंक कर रहा है, इट्स मूविंग इनवर्ड्स इनवर्ड्स, और आखिर में बेसिकली एट द एंड ये बिल्कुल थोड़ा सा ये चार्ज जो है यहाँ पे और यहाँ पे जो थोड़ा सा आपके पास चार्ज रह जाएगा, जो एट द एंड वो खत्म हो जाएगा, सारा चार्ज जो है रिकम्बाइन कर जाएगा। तो ये जब हो रहा है ना, आप ऑब्वियसली नाउ यू आर इन द क्वाजी सेचुरेशन रीजन, तो यहाँ पे जो थे ना आप बेसिकली हार्ड सेचुरेशन में थे। ये बिल्कुल मैं आहिस्ता आहिस्ता वही जो मेरे पास चार रीजन हैं उनकी बैकवर्ड्स बना रहा हूँ, ठीक है। here you basically here you are basically in the quasi saturation, और क्वाजी सेचुरेशन में आप देखें आहिस्ता आहिस्ता देखें वोल्टेज कोलेटरल टू मीटर वोल्टेज जो है मेरी राइज करती जा रही है, राइज करती जा रही है, और इसके साथ मेरी बेस टू मीटर वोल्टेज भी कम हो रही है, लेकिन मैंने भी बेस करंट नेगेटिव रखा है, लेकिन देयर इज नो चेंज इन कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट के अंदर कोई चेंज नहीं आया। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सेक्शन आएगा मेरे पास एग्जैक्टली इधर जो मेरे पास नेक्स्ट सेक्शन आएगा, ये जो सेक्शन है जो मैंने TRV2 कहा हुआ है, अब यहाँ पे जो है ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में चला जाएगा। सो व्हेन इट गोज इनटू द एक्टिव रीजन, अब आप देखिए फर्दर ये जो है आपके पास जो है ना, और हो क्या रहा है, ये जैसे जैसे ये चार्ज रिमूव होता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, आपका वैसे वैसे जो है बीटा इनहेंस होता जाएगा, और बीटा की इनहेंसमेंट की वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज तेजी से राइज करेगी, एकदम राइज करेगी। So eventually you reach to this active region, and last but not the least, ये जो आपके पास ये जो फाइनल टाइम है, इसके अंदर जो है आपका जो है ये जो फर्दर ये जो आपके पास जो लास्ट पोर्शन रह गया, ये जो एक्टिव रीजन के अंदर ये भी रिमूव हो जाएगा, एंड इवेंचुअली यू विल रीच टू द कट ऑफ। ये बेसिकली आपका फाइनल जो है ये जो चार्ज टाइम, और इसमें अगर आप देखें तो आपकी इलेक्ट्रोमोटिव वोल्टेज ड्रॉप होकर नेगेटिव हो गई है, बेस टू जो आपका बेस करंट था वो उसको आपने सीज कर दिया है, बंद कर दिया, और आपकी जो कलेक्टर करंट है वो इट गोज डाउन टू जीरो, बेसिकली यू आर एंटरिंग द कट ऑफ, ये बेसिकली आपका कट ऑफ, एंड बेस टू कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज राइजेस टू मैक्सिमम। तो एग्जैक्टली उसके जो है रिवर्स जो आपका जो पहला आपके पास से हुआ था, इसका रिवर्स हुआ है, और दिस इज हाईलाइटेड इन दी अगेन, ये आपका जो है बेसिकली कॉल्ड टर्न ऑफ ट्रांजिएंट, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली अगर आप देखें तो इट इज द रिवर्स ऑफ दैट प्रोसेस, एग्जैक्टली जो आपने पहले किया। सो दीज ऑल थिंग्स आर बेसिकली रिलेटेड, और अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे देखूं तो सो टर्न ऑन क्या है बेसिकली कि यू मूव फ्रॉम दिस कट ऑफ रीजन टू दिस हार्ड सेचुरेशन रीजन, वेयर एज जो आपका टर्न ऑफ ट्रांजिएंट है वो क्या है कि आप हार्ड सेचुरेशन रीजन से मूव करते हैं टू द कट ऑफ रीजन, ये इसमें बेसिकली मूव हो रहा है। अगर मैं बिल्कुल सिंपली स्पीकिंग इस फिगर की बेस पे बात करूं तो आप जब स्टार्ट करते हैं तो यू आर इन द कट ऑफ, एंड इवेंचुअली यू रीच टू द हार्ड सेचुरेशन रीजन। फिर जब टर्न ऑफ ट्रांजिएंट स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली ये सारा चार्ज रिमूव करके अगेन यू गो इनटू द कट ऑफ, और ये आपका बेसिकली टर्न ऑन ट्रांजिएंट की कैरियर चार्ज डेंसिटीज की सिचुएशन थी कि हाउ इट ग्रोज विद द टाइम, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो दिस इज बेसिकली टर्न ऑफ ट्रांजिएंट के दौरान जो आपकी कैरियर डेंसिटीज की सिचुएशन थी वो उसमें हाईलाइट होती है कि हाउ इट बेसिकली degrows और ends up completely removes in with the time. This is the final characteristics जो हमारे पास आती है। तो this explains all of the things related to the power BGT, and I hope so कि जो ज़्यादातर जो टॉपिक हैं वो आप देख लेंगे। इट्स ओनली बेसिकली कि अगर आप कॉन्टीन्यूटी के साथ ये चीज़ें डिस्कस करें और देखें, इनको एक एक कंपेयर एक जगह पर रख के देखें, देन यू विल स्टार्ट टू रियलाइज कि how much interrelated they are and how basically they define the operation of the transit. Thank you.